प्रदेश में 3 सीटों सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को हुई वोटिंग के बाद आज कोरोना संकट के बीच मतगणना हो रही है। चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तीनों सीटों पर हुए उपचुनाव सत्ता और संगठन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से भी कम नहीं है। दरअसल तीनों ही उपचुनाव से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की साख दांव पर लगी हुई है। अगर तीनों ही सीटों पर कांग्रेस की जीत होती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कद पार्टी में और ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही चुनाव प्रबंधन का जिम्मा संभाल रहे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा की भी साख दांव पर है। लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की, जो कि पश्चिम बंगाल, केरला, पुडुचेरी, असम और तमिलनाडु में हो रहे हैं, उनकी विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एवन टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी। अनिल जी, ये जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और मतगणना आज जारी है, आपका समीकरण क्या कुछ कहता है, ये बताएं। देखिए, 4 तो इसमें पूर्ण राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि 3 राज्यों में जो पार्टी सत्तारूढ़ है वो वापस सत्ता में आ रही है। सबसे बड़ा हॉटकेक जो पूरे देश की निगाहें जिस पर है, पश्चिम बंगाल, वहां अब तक के रुझानों से लग रहा है कि ममता बनर्जी फिर से सत्ता में आ रही है। वो लगभग 188 सीटों पर आगे चल रही है, एक 290 में से 290 के रुझान अब तक आए हैं और बीजेपी 99 सीट पे आगे है। बीजेपी 100 पे आती है, कभी 108 पे आती है, कभी 99 पे आ जाती है। तो बीजेपी 100 के आसपास रहने वाली ऐसा लग रहा है और टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी पार्टी है, वो 250 के ऊपर जा रही है और स्पष्ट बहुमत की तरफ दिख रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी फिर से सरकार बना लेगी। असम का जहां तक सवाल है, बीजेपी बहुत आगे है कांग्रेस से और कांग्रेस पिछली बार जितनी सीटें भी नहीं प्राप्त कर पा रही है, 40 के आसपास सीटें कांग्रेस के हिस्से में आ रही हैं और 80 के ऊपर बीजेपी के पास जा रही हैं। तो इसलिए लग रहा है कि बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी असम में। और केरल में भी वामपंथी मोर्चा फिर से सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगा, ऐसा लग रहा है। राहुल गांधी वहां से सांसद हैं, लेकिन केरल में कांग्रेस डिवाइडेड हाउस थी, काफी हद तक कांग्रेस एकजुट होकर नहीं लड़ पाई चुनाव और वाम मोर्चा वापस से सत्ता में आ रहा है। और कोरोना प्रबंधन में जो वाम मोर्चे की और मुख्यमंत्री टी विजयन की जो भूमिका रही है, उसको निश्चित तौर पर जनता ने सराहा है। सिर्फ तमिलनाडु में तख्ता पलट हो रहा है। लंबे समय से अन्ना द्रमुक की सरकार चल रही थी, जयललिता के बाद उनकी पार्टी के लोगों की सरकार, अब जाकर करुणानिधि की पार्टी, करुणानिधि अब दुनिया में नहीं है, लेकिन स्टालिन, उनके बेटे, वो काबिज होंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर और द्रविड़ मुनेत्र कषगम, डीएमके जिसको कहते हैं, द्रविड़ द्रमुक कहते हैं, वो लंबे समय के बाद अब सत्ता में आ रही है और वहां तख्ता पलट होता दिखाई दे रहा है। जहां तक पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का सवाल है, वहां पर पहली बार बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही है। अभी हालांकि ज्यादा रुझान नहीं आए, 14 सीटों के रुझान आए, जिसमें 10 में बीजेपी आगे है, बीजेपी का मोर्चा, और 4 में कांग्रेस आगे। 4 में कांग्रेस का एक गढ़ रहा है। हालांकि 30 विधानसभा सीटें हैं और केंद्र शासित प्रदेश है, बहुत ज्यादा राजनीतिक महत्व नहीं है देश की राजनीति में पुडुचेरी का, लेकिन फिर भी ये एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश ऐसा था जो कांग्रेस के हाथ में था और कांग्रेस के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी अनिल जी, जो आपका विश्लेषण जो आपने हमें बताया, उससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के हाथ से जैसे रेत फिसल जाती है, उस तरीके से सीटें फिसलती जा रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल अलग अलग मुद्दे हैं और अलग अलग बातें हैं। जैसे बंगाल में 25 साल तक जिस लेफ्ट ने शासन किया, वामपंथी लोगों ने, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस उनके साथ मिल गई। कांग्रेस को मिलना चाहिए था तृणमूल के साथ, कांग्रेस मिल गई सीपीएम सीपीआई के साथ। अब वहां 0 सीटों पर खड़ा है वाम मोर्चा और कांग्रेस सब मिलकर, ऐसा लग रहा है। इसका रीजन क्या है? ये कोई कांग्रेस और कम्युनिस्टों का सफाया नहीं हुआ है। अंतिम समय में वोट पोलराइज होकर ममता के खाते में चला गया। जो बीजेपी विरोधी वोट था, या तो कांग्रेस विरोधी या तो ममता विरोधी वोट डिवाइड होता। ऐसा ना हो पाए इसकी कोशिश बीजेपी ने की। वो सारा वोट जो ममता विरोधी था, बीजेपी उसको लूट ले गई।
सीपीएम सीपीआई ने ममता का उस तरह विरोध नहीं किया जैसा उनको करना चाहिए। वो जानते थे कि बीजेपी ज्यादा बड़ा दुश्मन है उनके लिए। बीजेपी को रोकने के लिए उन्होंने सरेंडर कर दिया ऐसा लगता है। और आखिरी दिन वोट पोलराइज होते से होते सब लोग जो ममता के विरोधी भी थे, लेकिन जो सीपीएम सीपीआई की लाइन के थे, कांग्रेस की लाइन के थे, जो बीजेपी को अपने प्रदेश में आने से रोकना चाहते थे, वो सब ममता के साथ चले गए, ऐसा मुझे लगता है। जी। और हो सकता है सीपीएम सीपीआई कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया ममता के आगे कि ममता बनर्जी बनी रहेंगी तो देश में विपक्ष की आवाज जिंदा रहेगी, और अगर बीजेपी आ जाएगी बंगाल में तो देश में विपक्ष की आवाज खत्म सी हो जाएगी, ऐसा लगता हुआ नजर आया उनको। मुझे ऐसा लगता है कि सीपीएम सीपीआई और कांग्रेस ने आखिरी समय सरेंडर कर दिया, अपने वोट भी ममता बनर्जी खाते में डलवा दिए ताकि बीजेपी बंगाल में काबिज ना हो सके। एक बात। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है जिसको पता नहीं क्यों भाजपा समझ नहीं पाई या समझने की कोशिश करके भी वो रणनीति के रूप में उस चीज को अमली जामा नहीं पहना पाई, वहां पर बंगाली मानुष का मुद्दा बना दिया था ममता बनर्जी ने कि सन ऑफ द सॉइल, डॉटर ऑफ द सॉइल, इस जमीन की पुत्री, भूमि पुत्री की इज्जत का सवाल है जी। और इनको उसने एक तरह से परदेसी लोग कह दिया, जो दिल्ली से जा जाकर सभाएं कर रहे थे, चाहे अमित शाह कर रहे थे, चाहे नड्डा कर रहे थे, चाहे प्रधानमंत्री भी कर रहे देश के, उनको उसने वहां की बंगालियों के। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में चंद हमारे यहां पर ऐसी संस्कृतियां हैं, बंगाली संस्कृति, मराठी संस्कृति, वो अपने पर हिंदी संस्कृति के आक्रमण को बर्दाश्त नहीं करती हैं। जी। हिंदी प्रदेशों के लोगों की नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते हैं वो लोग, और दे आर वेरी रिजिड, जिसमें तमिलनाडु भी शामिल है कि तमिलनाडु वाले अपनी भाषा को लेकर, आंध्र प्रदेश वाले तेलुगु को लेकर, ये सब लोग, क्योंकि भारत में कई संस्कृतियां हैं, अनेक राष्ट्रीयताओं वाला राष्ट्र है भारत, और जब भी किसी लोकल राष्ट्रीयता को डोमिनेट करती है जी केंद्र की सरकार, चाहे वो इंदिरा गांधी की थी, चाहे वो अब की सरकार है, तो वहां की लोकल राष्ट्रीयता, स्थानीय राष्ट्रीयता, स्थानीय संस्कृति, स्थानीय सन ऑफ द सोइल का मुद्दा, डॉटर ऑफ द सोइल का मुद्दा खड़ा हो जाता है, और वो मुद्दा वहां खड़ा हो गया। और दिल्ली से जा जाकर जितने लोग सभाएं कर रहे थे बड़ी बड़ी, उतने वोट तो उनके पास थे, दिख रहा है 100 के ऊपर सीट आ रही है, लेकिन वो जो सरकार बना सके, इस मुद्दे पर मैं समझता हूं बंगाली मानुष ने इन सबको एक तरह से बाहरी माना है, और इसीलिए बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस में खूब तोड़फोड़ की, खूब लोगों को तोड़ा ताकि वो लोकलाइज हो जाए पार्टी। जी। बीजेपी उत्तर भारत की पार्टी ना कहलाए, हिंदी भाषी पार्टी ना कहलाए, वो बंगालियों की अपनी पार्टी हो जाए, इसकी कोशिश की गई और तोड़ कर लाया गया ममता बनर्जी की पार्टी से लोगों को। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इससे ममता बनर्जी के साथ के लोग ज्यादा उद्वेलित हुए, ज्यादा एग्रेसिव हुए, और बंगाली मानुष ने इससे ये माना कि हमारे लोगों को हमारे खिलाफ खड़ा कर रही है, हमारे लोगों को गद्दार बना रही है पार्टी। मैं ये समझ रहा हूं कि इनमें से बहुत सी बातों का रिएक्शन बंगाली मानुष के हृदय में हुआ होगा। बंगाल एक टिपिकल मानसिकता वाला स्टेट है, सुभाष चंद्र बोस से लेकर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से लेकर रविन्द्रनाथ ठाकुर से लेकर बंगाल के लोगों का अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी जमीन के प्रति जो जुड़ाव है, मैं समझता हूं उसको एक बार में बीजेपी खत्म कर लेगी, एक ही बार में लोगों को तोड़कर लाकर अपने आप को बंगाली पार्टी कह देगी, ऐसा मुझे नहीं लगता था आज भी और पहले भी। लेकिन चूंकि हमारे मीडिया का जो गाना था पूरे देश में वो इस तरह बज रहा था, तो उसको देखते हुए हर आदमी को लग रहा था कि बीजेपी सरकार में आ रही है। लेकिन सन ऑफ द डॉटर ऑफ द सॉइल का मुद्दा, स्थानीय संस्कृति का मुद्दा, बंगाली मानुष का मुद्दा, और दिल्ली से गए हुए राजनेताओं के ममता दीदी पर, एक अकेली महिला पर आक्रमण करने से जो महिलाओं में भी एक खास तौर पर मुझे लगता है कि जबरदस्त सहानुभूति की लहर हुई होगी कि अकेली बापड़ी, जैसे राजस्थान में कहते हैं बापड़ी लड़ रही है, ऐसे अकेली उस लड़ती हुई नजर आई, और उसके जुझारूपन में बंगाल के लोगों ने उसका साथ दिया, ऐसा मुझे लगता है अब तक के नतीजों के रुझान से। बाकी तो बीजेपी बहुत बड़ी गेनर है, इसमें कोई दो राय नहीं, 3 सीट से 100 सीट पे पहुंच रही है, बहुत बड़ी गेनर है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। पर जिस लेवल का अभियान चलाया गया, पूरे देश की सरकार, पूरे देश की बीजेपी वहां जमा हो गई, राजस्थान के सांसद वहां जाके काम कर रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे हैं, राज्यवर्धन सिंह जा रहे हैं, पूरा देश की ताकत वहां बंगाल में झोंक दी गई। तो बीजेपी ने, ये तो है कि जिस प्रदेश में उसका नामो निशान नहीं था, 3 सीटें थी, वहां 100 के ऊपर पहुंच गई या पहुंच रही है, ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी
वो सत्ता पर काबिज होने का जो उसका दावा था वो मुझे साकार होता नजर नहीं आ रहा। जी अनिल जी, जैसा कि आपने बताया कि हर तरीके का रास्ता अपनाया गया, हर पैंतरा अपनाया गया, फिर चाहे वो अंदरूनी तरीके से तोड़फोड़ करना हो। इसके अलावा एक पोस्टर भी जारी किया गया था बीजेपी बंगाल की तरफ से कि अगर हम सत्ता में आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, तो हम वैक्सीन भी फ्री कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं संस्कृति के आगे ये सारे दावे मुझे लगता है फेल साबित हुए। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि उत्तर भारत को छोड़ दीजिए, बाकी बंगाली लोग, तेलुगु बोलने वाले लोग और तमिल बोलने वाले लोग, मलयालम लोग बोलने वाले लोग, कन्नड़ बोलने वाले लोग और मराठी बोलने वाले लोग, गुजराती बोलने वाले लोग, इनमें बहुत रिजिडिटी है अपनी कल्चर के प्रति, अपनी जमीन के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, और वो अपनी संस्कृति पर आक्रमण को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए ये उन्होंने अपनी संस्कृति पर हमला माना, मुझे ऐसा लगता है। जी। मैं नहीं बंगाल गया, लेकिन वहां के लोगों की बातें सुनता था और बहुत से लोगों से बात होती थी, क्योंकि हमारे संपर्क में ज्यादातर राजस्थानी थे, उद्योगपति बंगाल में, जो जिन्होंने बंगाल की अर्थव्यवस्था संभाल रखा है। वो हालांकि मन से बीजेपी के साथ हो गए थे बहुत सारे लोग, क्योंकि राजस्थान की कल्चर, राजस्थान की सोच ऐसी है, और राम का नारा बहुत सारी बातों ने आकर्षित किया निश्चित तौर पर। लेकिन वो ममता से डरे हुए थे कि ममता दोबारा सत्ता में आ गई तो हमें जीने देगी या नहीं देगी, इसलिए खुलकर लोग सामने नहीं आए। खासतौर पर राजस्थानी तो खुलकर बिल्कुल सामने नहीं आए वहां पर, क्योंकि उन्होंने अपना उद्योग धंधा व्यापार चलाना है। इसलिए अभी तो अगर ममता बनर्जी सरकार में आ जाती हैं तो हम सबके लिए देखने वाली बात ये होगी कि जो नॉन बंगाली पीपुल है बंगाल में, उसके साथ उनका व्यवहार क्या रहता है। 5 साल अगर वो सरकार में रहती हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि चुन चुन करके जिन लोगों ने बीजेपी का साथ दिया उनको इस बात को भुगतना पड़े, इस बात की भी आशंका है। तो ये ममता बनर्जी की दूरदर्शिता पर, राजनीतिक दूरदर्शिता पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह का एक्शन लेती हैं, किस तरह करती हैं। फिलहाल अभी उनकी सरकार बन नहीं गई है, लेकिन रुझानों में लग रहा है कि वो काफी आगे हैं। 291 सीटें 292 में से रुझान आ गए, 188 पर वो आगे चल रही है। बहुत बड़ा उलटफेर हो ऐसा, अब लंबी काउंटिंग होनी है, बहुत रात तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 100 के आसपास रहेगी और तृणमूल अगर 180 के आसपास आती है, क्योंकि सीपीएम सीपीआई कांग्रेस साफ हो गई है लगभग, और पूरी तरह इन्होंने मुझे लगता है पोलराइज होकर के वोट ममता के पक्ष में डाल दिया ताकि बीजेपी को आने से रोकें। क्योंकि लेफ्ट के लिए बड़ा दुश्मन ममता बनर्जी की पार्टी नहीं है, बड़ा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल। पूंजीवादी सोच वाली पार्टी है, दक्षिणपंथी पार्टी जिसे वो कहते हैं वो है। ममता बनर्जी तो एक व्यक्ति के पीछे चलने वाली पार्टी है। हालांकि सीपीएम को उन्होंने उखाड़ा ममता बनर्जी ने, लेकिन सीपीएम की ज्यादा बड़ी दुश्मनी, विचारधारा की दुश्मनी, पारंपरिक शत्रुता जिस सोच, विचारधारा और पार्टी से है वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए आखिरी समय में पलटा खाकर ममता बनर्जी का साथ दे दिया, ऐसा लगता है। जी अनिल जी, अगर बात की जाए राजस्थान में हुए उपचुनावों की, तो उनको लेकर आपका क्या विश्लेषण है? क्योंकि आप इसमें माहिर हैं, आपका कोई जवाब नहीं है विश्लेषण का। 3 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं, सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ सीट पर, उनको लेकर आपका क्या कुछ विश्लेषण कहता है, हमारे दर्शकों को बताएं। ये तो लगभग पहले से तय था कि कांग्रेस के पास जो 2 सीटें वो तो बनी रहेंगी जी। सहाड़ा और सुजानगढ़ जी, दोनों सीटें कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस ने दोनों सीटों पर जो विधायक दुनिया से चले गए थे, एक जगह उनके बेटे को, एक जगह उनकी पत्नी को टिकट दिया, और वो सहानुभूति लहर भी उनके साथ थी। और अशोक गहलोत ने जो काम किए, कोरोना में जो खासतौर पर प्रबंधन किया, और चिकित्सा के लिए जो एक चिरंजीवी योजना लेकर आए, बहुत बड़ा योगदान जनजीवन में अशोक गहलोत की सरकार का है। और सहानुभूति, जन सहानुभूति के प्रतीक हैं एक तरह से अशोक गहलोत, इसलिए जन संवेदना के प्रतीक हैं अशोक गहलोत। इसलिए मैं समझता हूं इन दोनों सीटों पर तो कांग्रेस को जीतने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, अच्छी बढ़त से जीतना चाहिए। सहाड़ा में रघु शर्मा भी लगे रहे, धर्मेंद्र राठौड़ लगे रहे, कई लोग लगे रहे, उन्होंने पूरी मेहनत की है। और यहाँ पर डोटासरा ने, और खासतौर पर जो भाटी हैं, भंवर सिंह भाटी मंत्री जो बीकानेर के हैं, उन्होंने चूरू में अच्छी मेहनत की है। और खास बात यह है कि सुजानगढ़ में
हनुमान बेनीवाल की पार्टी का व्यक्ति नंबर 2 पर आ रहा है, जबकि चूरू सतीश पूनिया का गृह जिला है जी। और मैं समझता हूं सुजानगढ़ में मैं ये अंदाजा लगा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सबोटेज किया है। हो सकता है उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया हो, लेकिन हनुमान बेनीवाल की पार्टी को वोट दिया होगा और निश्चित तौर पर उन्होंने भाजपा के वर्तमान नेतृत्व को सबक सिखाने के लिए उसे हनुमान बेनीवाल के हाथ पटक नहीं दिलाएं, ऐसी रणनीति बनाई होगी, मेरा ऐसा अंदाज है जी। जहां तक राजसमंद सीट का सवाल है, क्योंकि किरण महेश्वरी की 20 साल की मेहनत और उनकी बेटी में किरण महेश्वरी की छवि नजर आ रही थी लोगों को। तनसुख बोरा नए हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो उद्योगपति भी हैं और खानों के मालिक हैं और समाज सेवा भी खूब करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दीप्ति महेश्वरी के प्रति लोगों में वो सहानुभूति होगी कि मां चली गई तो तीनों जगह डायनेस्टी, वंशानुगत बिल्कुल बिल्कुल लोग जीत रहे हैं। कांग्रेस ने भी इसका सहारा लिया 2 जगह, भाजपा ने इसका सहारा लिया तीसरी जगह और तीनों जगह दिवंगत विधायकों के परिवार के पुत्र, पुत्री, पत्नी जीतेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि राजसमंद में मार्जिन कम है, बाजी उलट भी सकती है, अभी बहुत वोट गिने जाने हैं जी। लेकिन फिर भी बाई एंड लार्ज राजसमंद में किरण महेश्वरी के प्रति सहानुभूति, उनकी बेटी के प्रति सहानुभूति साफ नजर आई। वहां पर जो राजनीतिक जानकार हैं वो बताते हैं। जी अनिल जी, अगर इसके अलावा बात की जाए तीनों सीटों पर, जैसे कि आपने बताया परिवारवाद का दांव जो है 3 सीट पर खेला गया, 2 जगह पर कांग्रेस और 1 जगह पर बीजेपी ने, वो सफल होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए कांग्रेस की साख की, तो तीनों ही सीटों पर भले ही राजसमंद में बीजेपी को बढ़त हासिल है, लेकिन तीनों ही सीटों पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की साख भी लगी हुई है दांव पर। हाँ, निश्चित तौर पर राजसमंद सीट पर प्रमोद जैन भाया ने पूरा जोर लगाया हुआ था, पूरी ताकत लगाई हुई थी जी। और राजसमंद सीट अगर नहीं जीत पाते हैं तो प्रमोद जैन भाया को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि वो पूरी ताकत लगाने के बावजूद क्यों नहीं जीत पाए। हालांकि जिस तरह की वहां विवाद की स्थिति बनी थी कटारिया जी के भाषण के बाद, गुलाब चंद कटारिया के भाषण के बाद, और विवाद खड़ा कर दिया गया, जबकि उन्होंने ऐसी कोई बात बोली नहीं थी, उन्होंने एक तुलना की थी और वो तुलना को गलत अर्थ लगा लिया गया। लेकिन उसके बावजूद अगर राजसमंद सीट हारती कांग्रेस, प्रमोद जैन भाया को जवाब देना पड़ेगा और कांग्रेस ये सहाड़ा और सुजानगढ़ में जीतती नजर आ रही है, तो वहां जिन लोगों ने मेहनत की है उनको इसका श्रेय जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अनिल जी, ये बताएं कि 2 सीट पर कांग्रेस ने बढ़त हासिल कर रखी है और आप, जैसा कि आपका समीकरण कह रहा है कि दोनों सीटों पर कांग्रेस अपना मत काबिज भी कर लेगी, तो यहां पर कांग्रेस की सिचुएशन शुरू से ही विन विन रही है या फिर बीजेपी को अपनी हार पर वर्क करने की बेहद जरूरत है? नहीं, कांग्रेस जीती नजर आ रही थी पहले दिन से और मैं जानता हूं कि बीजेपी में जो स्थानीय प्रभारी भेजे गए थे उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि बीजेपी गैर मेघवाल उम्मीदवार खड़ा करने का साहस दिखाए और प्रयोग करके देखे। बीजेपी ने खेमाराम मेघवाल को खड़ा किया जो पहले मंत्री रहे हुए हैं, तो वहां पर मेघवाल वर्सेज मेघवाल हुआ। इसका फायदा हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने, रालोपा ने उठाया और हनुमान बेनीवाल की बात करें, उनके जिले नागौर से जुड़ी हुई है ये सीट। जी। नागौर हनुमान बेनीवाल का गढ़ है और यहां पर जाट वोट बहुतायत में है और मैं खास तौर पे कहना चाहता हूं कि जाट नौजवान वोटर हैं, उनमें दीवानगी है हनुमान बेनीवाल के प्रति। और अगर सतीश पूनिया भी उसी जिले से आते हैं और हनुमान बेनीवाल उस जिले में जाट वोटों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं, तो सतीश पूनिया जाट नौजवानों के लीडर हैं कि नहीं है, इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने की पूरी कोशिश की जाएगी भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा खेमे के द्वारा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े खेमे ने या तो कांग्रेस का साथ दिया है या फिर हनुमान बेनीवाल का साथ दिया है। और मैं समझता हूं कि जो नतीजे आ रहे हैं उसमें भाजपा की अंदरूनी फूट पर भी भाजपा को ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस तो एकजुट होकर लड़ी है सब जगह, तीनों जगह, और चूंकि मुख्यमंत्री की कमांड थी, मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दोनों एक राय होकर लड़ रहे थे चुनाव में, कांग्रेस में कोई फूट नहीं थी, इसका नतीजा देखने को आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी अंतर्विरोध है
और जो पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने का सपना देख रही है, उसको मेरे ख्याल से अपने भीतर झांकना चाहिए कि उस पार्टी के भीतर कितने अंतर्विरोध हैं, जबकि केंद्रीय नेतृत्व कितना मजबूत है, कितना सुदृढ़ है और उसकी आंख से लोग डरते हैं। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर्विरोधों से ग्रस्त है। जी, और अनिल जी, अगर बात की जाए प्रोटोकॉल्स की, तो कोरोना प्रोटोकॉल्स के बीच में मतगणना एक अपने आप में चैलेंज भी है और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी है कि प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखकर इस मतगणना को किया जाए, और साथ ही साथ राउंड्स भी इस बार बढ़ा दिए गए हैं और इसी वजह से शायद डिले हो रहा है और समय लग रहा है नतीजे आने में। जी, अभी बहुत वोट गिने जाने बाकी हैं। हालांकि ट्रेंड जो है उसी को मान लिया जाता है कि 5-6 राउंड का ट्रेंड जो है वो जब तक टफ फाइट नहीं हो तब तक आखिर तक परसिस्ट करता है। इसलिए दोनों सीटों के बारे में हम आश्वस्त लगते हैं कि वही कांग्रेस जीतेगी। लेकिन जो राजसमंद की सीट है उसमें चूंकि बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं था, सुबह 1500 वोट का था, 1300 वोट का था, फिर 700 वोट का हुआ, फिर 1500 वोट का हुआ, तो कौन से इलाके की मशीनें गिनी जा रही हैं अभी ये देखना पड़ेगा। इससे फर्क पड़ता है। और खासतौर पर जो खान वालों का इलाका है, हामेट है और दूसरे इलाके हैं, वहां पर उनके वोट गिने गए कि नहीं गिने गए, ये सब बातें भी देखनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, जो अशोक गहलोत का नेतृत्व है तो कांग्रेस का नेतृत्व है जी, पर भाजपा का नेतृत्व कौन है? वसुंधरा राजे को भाजपा खुद अपना नेता बता नहीं रही इस वक्त। सतीश पूनिया स्ट्रगल कर रहे हैं जी, दिल्ली में बैठे पार्टी नेता जो केंद्र में मंत्री हैं या मंत्री थे, वो अपने बंगाल में भी व्यस्त है और इसके अलावा अपनी दूसरी तरह की राजनीति चल रही है, वो केंद्र आधारित राजनीति है। इसलिए इस लड़ाई को सतीश पूनिया ने लड़ा। उनका किसने कितना साथ दिया है तो वो जानते हैं। वो खुद राजनीति में बहुत परिपक्व और बहुत पुराने आदमी नहीं है, इसलिए उनका अनुभव पहला नया अनुभव है। उनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ रही है पार्टी, उपचुनाव लड़ रही है। उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी बातें पता लगेंगी कि राजनीति में कौन कैसे कब कहां करवट बदलता है और कौन सी बात कब कहां कैसे की जाती है। ये मेरे ख्याल से सतीश पूनिया के लिए लर्निंग सेशन था इन 3 उपचुनावों का, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, कोरोना प्रोटोकॉल की बात की आपने। कोरोना प्रोटोकॉल तो उसी दिन टूट गया जिस दिन तीनों जगह नामांकन भरे गए, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बड़ी सभाएं हुई, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद पार्टियों ने संयम बरता और बहुत ज्यादा रैलियां नहीं की और बहुत ज्यादा सभाएं नहीं की। इसके लिए पार्टियां शुक्रगुजार होती, जनता उनकी, कि आपने हम पर मेहरबानी की। लेकिन फिर भी काफी कोरोना फैला है इस इलाकों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब प्रोटोकॉल के तहत मतगणना हो रही है, लंबे समय चलेगी मतगणना और मतदान केंद्र बढ़ाए गए, सब किया गया, तो इसलिए देर तक परिणाम आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना विश्लेषण सटीक तौर पर दर्शकों को बताने के लिए, क्योंकि राजस्थान में आपके विश्लेषण के बहुत आपको देखा जाता है, पारदर्शी तरीके से आप अपना विश्लेषण सभी के सामने रखते हैं। लगातार अपडेट्स आपको चैनल के माध्यम से देते रहेंगे, आप देखते रहिए।